हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि आज बर्थ एनिवर्सरीज हैं हमारे दो लेजेंड्स की, दैट इज़ रविंद्रनाथ टैगोर एंड महाराणा प्रताप सिंह। दोनों के बारे में जो उनकी हिस्ट्री रही है, जो उनकी लाइफ रही है, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। दैट विल बी रेलिवेंट फॉर योर प्रीलिम्स एज वेल, राइट। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखते हैं महाराणा प्रताप सिंह। आप देख सकते हैं कि what do we know about महाराणा प्रताप? What are the key features जिस पे क्वेश्चन बन सकता है, प्लस क्योंकि ये लेजेंड्स रहे हैं हमारी हिस्ट्री में, इसीलिए भी आपको जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। लेट्स सी। महाराणा प्रताप सिंह की अगर बात करते हैं, ही इज ऑल्सो नोन एज महाराणा प्रताप, वॉज बॉर्न ऑन 9 मई 1540 इन कुंभालगढ़, राजस्थान। इनका बर्थ कहाँ पर हुआ है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, दैट इज राजस्थान, कुंभालगढ़, राइट। ही वॉज द 13th किंग ऑफ मेवाड़। अब आपको अगर हम राजस्थान का एरिया देखते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी प्रोविंसेस एग्जिस्ट करती थी, तो वहाँ पर एक प्रोविंस थी दैट इज मेवाड़। ही वॉज द 13th किंग ऑफ मेवाड़ एंड वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ उदय सिंह। जो उदयपुर आपको देखने को मिलता है वो उनके फादर ने बनवाया था, दैट इज उदय सिंह, एंड ही वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ उदय सिंह टू, राइट। महाराणा उदय सिंह टू रूल्ड द किंगडम ऑफ मेवाड़ with his capital as चित्तौड़। इनकी कैपिटल क्या रही है? चित्तौड़ रही है, और वहीं से आपको इनकी सिग्निफिकेंस भी देखने को मिलती है, राइट। उदय सिंह टू वॉज ऑल्सो द फाउंडर ऑफ द सिटी ऑफ उदयपुर, दैट इज इन राजस्थान। उदयपुर की जो सिटी है वो उनके फादर ने डेवलप की थी, दैट इज उदय सिंह टू। यहाँ की कैपिटल क्या रही है? चित्तौड़, ये याद रखना है। और अगर हम यहाँ पर बर्थ एनिवर्सरी की बात कर रहे हैं तो दैट इज 9 मई 1540, राइट। आई होप यहाँ तक क्लैरिटी है। ऐसा कहा जाता है ये उस क्लैन को बिलोंग करते थे विच इज़ नोन एज सिसोदिया क्लैन। जो सिसोदिया क्लैन है वहाँ के ये रूलर रहे हैं, एंड ही वॉज द 13th रूलर ऑफ मेवाड़, राइट। ओके, अगर हम यहाँ पर इनकी सिग्निफिकेंट की फीचर्स की बात करते हैं, दैट वाज द बैटल ऑफ हल्दी घाटी, जो कि अकबर की फोर्सेस के साथ लड़ी गई थी, एंड इट वाज हिस्टोरिक। ऐसा कहा गया है कि ऐसा वॉरियर हमने कभी नहीं देखा, राइट। यहाँ पर महाराणा प्रताप सिंह का जो वेलर है आपको देखने को मिला था, right? The Battle of Haldighati was fought in 1576 between Rana Pratap Singh of Mewar and Raja Man Singh of Amber, who was the general of the Mughal Emperor Akbar. वहाँ पर आपको इनके जनरल देखने को मिल रहे हैं, दैट इज राजा मान सिंह ऑफ अम्बेर। देखिए, अगर हम यहाँ पर राजपूताना डायनेस्टी की बात करते हैं तो बेसिकली अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये हारी क्यों, ये मुगल फोर्सेस से हारी क्यों? क्योंकि ये डिसयूनाइटेड थी। इस डिसयूनिटी की वजह से ही ये कहा जाता है कि जो राजपूताना डायनेस्टीज हैं उसका आपको पतन होता हुआ दिखा, राइट। यहाँ पर भी यही देखा गया है कि अगर हम राजा मान सिंह ऑफ अम्बेर की बात करते हैं, वो एक्चुअली में लीड कर रहे थे किसको? अकबर की फोर्सेस को लीड कर रहे थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द डिसयूनिटी दैट वाज देयर बिटवीन दी राजपूताना डायनेस्टीज, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर हम महाराणा प्रताप की बात करते हैं, फॉट अ ब्रेव वॉर बट वाज डिफीटेड बाय दी मुगल फोर्सेस। मुगल फोर्सेस से ये डिफीट हो गए थे। इट इज सेड दैट महाराणा प्रताप्स लॉयल हॉर्स which was named as चेतक gave up his life as the महाराणा was leaving the battlefield. यहाँ पर उनका जो फेमस हॉर्स है दैट इज नोन एज चेतक, उन्होंने यहाँ पर ये देखा गया है he gave up his life as the महाराणा was leaving the battlefield. Again आप देख सकते हैं कि इनका वेलर इतना ज़्यादा था कि उनका जो हॉर्स है वो भी एक सिग्निफिकेंट पोजिशन होल्ड करता है इन दी हिस्ट्री, राइट। दिस इज बैटल ऑफ हल्दी घाटी। नाउ यू कैन सी, अगर हम एरिया की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर राजपूत एग्जिस्ट करते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पर क्या थी? क्योंकि ये जो राजपूताना क्लैन थे ये डिवाइडेड थे, जिसकी वजह से जो मुगल फोर्सेस हैं वो इनको कॉन्कर कर पाई, राइट। आप देख सकते हैं ये जो येलो वाला एरिया आपको देखने को मिलता है दैट वाज अंडर अकबर। अकबर ने काफ़ी ज़्यादा इंडिया को यूनाइट किया, यूनाइट इन द सेंस यहाँ पर अपनी छत्र छाया में लेके आए। काफ़ी ज़्यादा एरिया इन्होंने कॉन्कर किया, जिसमें से आपको देखने को मिलता है दैट इज़ दी राजपूत रीजन एज वेल, राइट। गुजरात रीजन है, ऐसे ही आपको हिंदुस्तान एरिया देखने को मिलता है, ओडिशा, इवन हम बंगाल की अगर बात करते हैं तो भी अकबर ने इसको कॉन्कर किया था। अगर हम ये ब्राउन वाले एरिया की बात करते हैं तो ये एक्सपेंशन करी गई थी ड्यूरिंग हुम, दैट इज शाहजहां एंड औरंगजेब।
औरंगजेब तक अगर हम 1707 की बात करते हैं, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ इंडिया वाज अंडर वन रूलर, दैट इज द मुगल रूलर औरंगजेब। सो औरंगजेब के दौरान ये कहा जाता है तब तक हमारा जो डायनेस्टिक रूल था, मुगल्स का जो डायनेस्टिक रूल था, दैट वाज एट पीक, राइट। सो अगेन आप अकबर का देख सकते हैं एंड दी औरंगजेब। नेक्स्ट आती है बैटल ऑफ दिवायर। अगर बात करते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये जो बैटल ऑफ दिवायर हुई थी, ये कब हुई थी? हल्दी घाटी के बाद हुई थी, राइट। दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर। अगर हम यहाँ पर ईयर की बात करते हैं, दैट इज 1582, right? So this has been recorded by the British, which is Colonel James Todd, right? This was a decisive battle between the Maharana's army and the Mughal forces. So यहाँ पर आप देख सकते हैं, it was the final fight between Maharana's army and the Mughal forces. Now the Maharana won the battle. This is very important. अगर हम Battle of Divide की बात करते हैं, तो यहाँ पर महाराणा ने he won the battle. The Mughals stopped trying to take over Mewar. अब Mughals were not very interested in conquering Mewar. Why? Because यहाँ पर बहुत सारी अकबर के पास और भी प्रॉब्लम्स आ चुकी थी, दैट इज टू हैंडल पंजाब, बिहार, बंगाल एंड द नॉर्थ वेस्ट। सो इसीलिए यहाँ पर मेवाड़ को कॉन्कर करने का जो क्वेस्ट था, दैट इज मुगल्स का जो क्वेस्ट था, वो रोक दिया गया था। और हम कहते हैं कि बैटल ऑफ दिवायर के बाद उन्होंने अपना एरिया, जो मेवाड़ वाला एरिया है, उसको रिकॉन्क्वेस्ट किया, राइट। आई होप यहाँ तक क्लैरिटी है। तो आप देख सकते हैं, अगर हम रिकॉन्क्वेस्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या है, दैट इज आफ्टर 1579 द मुगल प्रेशर रिलैक्स्ड ओवर मेवाड़ एंड प्रताप रिकवर्ड वेस्टर्न मेवाड़ इंक्लूडिंग कुंभालगढ़, उदयपुर एंड गोगुंडा। ये याद रखना है आपको कि यहाँ पर रिकॉन्क्वेस्ट कैसा हुआ और बैटल कौन सी हुई, बैटल ऑफ दिवायर। उसके बाद आपको देखने को मिलता है कि अगर हम यहाँ पर वेस्टर्न मेवाड़ की बात करते हैं, तो यहाँ पर रिकॉन्क्वेस्ट कर लिया था और उन्होंने एक अपनी नई कैपिटल बना ली थी, दैट इज चावंद। यू हैव टू रिमेंबर दिस, क्योंकि पहले हमारी कैपिटल क्या थी, चित्तौड़। अब इस बैटल ऑफ दिवायर के बाद आपको कैपिटल कौन सी देखने को मिलती है, दैट इज चावंद। आई होप यहाँ तक क्लैरिटी है, राइट। सो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं उनके लास्ट डेज की, ही डाइड ऑन 19 जनवरी 1597। ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन, जिनका नाम है अमर सिंह, हु सबमिटेड इन 1614 टू द एम्परर जहांगीर, सन ऑफ अकबर। सो अगेन हम बात करते हैं इनकी डेथ कब हुई, 1597 में। और उसके बाद यहाँ पर आपको लेगेसी देखने को मिलती है, जिनका बेटा था, दैट वाज अमर सिंह। उन्होंने यहाँ पर ही सबमिटेड टू जहांगीर। दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर। उसके बाद आप देखते हैं कि आपको जनरली जो सबमिशन है किसके रिगार्डिंग देखने को मिली, मुगल्स के रिगार्डिंग। और जो राजपूताना क्लैन है, पूरा डायनेस्टी है, वो किसके अंडर आ गई, दैट इज विद द मुगल्स, राइट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट महाराणा प्रताप सिंह। नेक्स्ट हम बात करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर। अगेन अ फेमस पर्सनालिटी जिनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए, अगर हम रविंद्रनाथ टैगोर की बात करते हैं, तो इनके ऐसे कोट्स हैं, क्योंकि ही वॉज अ पोइट, तो इनके ऐसे कोट्स हैं जो एक्चुअली में आप ऐसे में भी यूज़ कर सकते हैं। सो अगेन अ वेरी फेमस पर्सनैलिटी, दैट इज़ रविंद्रनाथ टैगोर। सो अगर हम रविंद्रनाथ टैगोर की बात करते हैं, सो ही वॉज द फर्स्ट नॉन यूरोपियन टू अचीव नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1913। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1913 में आपको रविंद्रनाथ टैगोर एक पहला नॉन यूरोपियन देखने को मिलता है जिसको नोबेल प्राइज मिला है इन लिटरेचर, राइट। सो फॉर हिज exceptional work Gitanjali and responsible for modernizing Bengali prose and poetry. सो अगेन आप याद रख सकते हैं 1913 में इनको नोबेल प्राइज मिला है फॉर लिटरेचर एंड ही वॉज द फर्स्ट नॉन यूरोपियन टू अचीव दिस कैटेगरी, राइट। सो गेव द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश। अगेन आपको देखने को मिलता है कि इंडिया का जो हमारा नेशनल एंथम है और बांग्लादेश का नेशनल एंथम है, दोनों ही किसने लिखे हैं, रविंद्रनाथ टैगोर। सो द जनगण मन एंड दी अमर सोनार बांग्ला, तो दोनों ही आपको देखने को मिलते हैं। ये दोनों के नेशनल एंथम्स हैं, इंडिया का भी और बांग्लादेश का भी। सो गण जन मन वॉज ट्रांसलेटेड बाय हिम फ्रॉम बंगाली टू इंग्लिश इन February 1919 एट मदनपल्ले इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ चित्तूर। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पूछा है, जो कि आज हम डिस्कस भी करेंगे। सो आप देख सकते हैं जो हमारा जनगण मन है वो बंगाली से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। कहाँ पर किया गया, दैट इज आंध्र प्रदेश, जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट ऑफ चित्तूर है एंड मदनपल्ली, राइट। नेक्स्ट आता है इन 1915 ही वॉज अवॉर्डेड द नाइटहुड बाय द ब्रिटिश
किंग जॉर्ज V, विच ही लेटर रिनाउंस्ड, इन्होंने रिनाउंस कर दिया था, छोड़ दिया था। वो कब क्यों छोड़ा था? क्योंकि जलियांवाला बाग इंसिडेंस हुआ था, उसके बाद जो जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ है उसके बाद इन्होंने अपना नाइटहुड रिनाउंस कर दिया था। कब? 1919 में, राइट। सो ही सेड टू गिव दी महात्मा गांधी द टाइटल ऑफ महात्मा। सो ऐसा कहा गया है कि महात्मा गांधी को जो महात्मा का टाइटल है वो किसने दिया है? That is Rabindranath Tagore. He established Vishwa Bharati University in 1921. So one of the premier institutes in India that time. So 1921 में इन्होंने विश्व भारती यूनिवर्सिटी को भी फाउंड किया है, right? So spoke at the World Parliament for Religions in the year 1929 and 1937, which was a great honor. So यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडियन ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने यहाँ पर he spoke at the World Parliament for Religions. राइट। सो आप यहाँ पर कोड भी देख सकते हैं, यू कांट क्रॉस दी सी मेयरली बाय स्टैंडिंग एंड स्टेयरिंग एट दी सी। सो यहाँ पर आपको जद्दोजहद करनी पड़ेगी, आपको अपना फोर्स लगाना पड़ेगा अगर आप अपने टारगेट तक पहुँचना चाहते हैं। सो यहाँ पर यही कहा गया है कि आप सिर्फ देखते मत रहिए, आपको उसके लिए एफर्ट्स भी करने पड़ेंगे। सेम एग्जैक्टली आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन में भी करना पड़ता है, आपको यहाँ पर जद्दोजहद करनी पड़ती है जिससे कि आप अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट रविंद्रनाथ टैगोर। सो अगेन हम देख सकते हैं ही वॉज रेफर टू एज गुरुदेव। अगेन यूपीएससी हैज़ अ नैक जहाँ पर आपसे ये टर्मिनोलॉजीज पूछ सकते हैं कि बताइए गुरुदेव या फिर कवि गुरु किसको कहा जाता था, राइट। सो इट वॉज रविंद्रनाथ टैगोर। He is regarded as the outstanding creative artist of modern India and hailed by W.B. Yeats. अगर हम बात करते हैं, he was a Bengali poet, novelist and a painter. Very very important. You have to remember कि ये किस किस में अच्छे थे। तो poetry we all know. He was also a novelist and a painter too. This is what you need to remember. Right? So who was highly influential in introducing Indian culture to the West? So हमारा जो इंडियन कल्चर है उसको प्रोमिनेंटली वर्ल्ड स्टेज पे रखने का काम किसका था? दैट वाज रविंद्रनाथ टैगोर। ही वॉज अ की प्लेयर देन, राइट। सो वेस्ट में इंडियन कल्चर का जो प्रोमिनेंस है वो कौन लेके आए? दैट इज रविंद्रनाथ टैगोर। सो ही वॉज एक्सेप्शनल लिटरेरी फिगर एंड रिनाउंड पॉलीमैथ who single-handedly reshaped the region's literature and music. So again आपको इनकी contributions music में भी देखने को मिलती हैं। So he was a good friend of महात्मा गांधी, ये हम पढ़ चुके हैं। जो महात्मा का टैग है वो किन्होंने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। He had always stressed that unity in diversity. Again हमारा एक की फीचर है, अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के कैरेक्टरिस्टिक फीचर में एक फीचर है दैट इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा यूनिटी एग्जिस्ट करती है, बट यहाँ पर जो डाइवर्सिटी है वो डाइवर्सिटी में यूनिटी का जो काम है वो ये डिफरेंट फैक्टर्स करते हैं। तो यहाँ पर अगेन आपको देखने को मिलता है ही लेड स्ट्रेस इन यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज ओनली पॉसिबल वे फॉर इंडियाज नेशनल इंटीग्रेशन। सो उस टाइम ये कहा गया था क्योंकि हमारा इंडिया बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, अगर हमें इसको इंटीग्रेट करना है, नेशनल यूनिटी लानी है, तो यहाँ पर ये डाइवर्सिटी में आपको यूनिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, राइट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट अगेन रविंद्रनाथ टैगोर। सो ही हैड स्पोकन, ये हम पढ़ चुके हैं, वर्ल्ड पार्लियामेंट फॉर रिलीजन्स में इन द ईयर 1929 एंड 1937। अगर हम इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करते हैं, बहुत सारी हैं। सो आप देख सकते हैं ही इज सेड टू हैव कंपोज्ड ओवर 2000 सॉन्ग्स एंड हिज सॉन्ग्स एंड म्यूजिक आर कॉल्ड रविंद्र संगीत। अगेन अ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड हियर कि रविंद्र संगीत क्या है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको 2000 सॉन्ग्स एंड हिज सॉन्ग्स बुकलेट को क्या कहा जाता है? दैट इज रविंद्र संगीत, विच इज इन इट्स ओन डिस्टिंक्ट लिरिकल एंड फ्लूइड स्टाइल। अगेन ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉडर्नाइजिंग बंगाली पोइट्री सिस्टम, जिसमें आपके मेजर वर्क्स कौन से हैं? अगेन यूपीएससी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए ये जो पोइट्रीज है, ये जो वर्क्स हैं किसके हैं? सो अगेन गीतांजलि तो हमें पता है। नेक्स्ट आपके अब आता है घरे बैर, ऐसी गोरा, ऐसी मानसी, बलाका, सोनार तोड़ी। ही इज ऑल्सो रिमेंबर्ड फॉर हिज सॉन्ग एकला चलो रे। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो ही पब्लिश्ड हिज फर्स्ट पोएम्स एट द एज ऑफ 16 अंडर द पेन नेम भानु सिम्हा। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ से कीवर्ड्स आप उठाइए, प्लीज़ इनको याद कीजिए। अगर हम बात करते हैं कि उन्होंने पहली पोएम कब लिखी थी, सो ही वॉज 16 और उस टाइम उनका पेन नेम क्या था? दैट इज भानु सिम्हा। दिस इज वॉट यू नीड टू रिमेंबर।
he not only gave the national anthems of two countries, that is India and Bangladesh, but also inspired a Ceylonese student. So Ceylonese is श्रीलंका, श्रीलंका के स्टूडेंट को भी यहाँ पर इंस्पायर किया गया था टू पेन एंड कंपोज द नेशनल एंथम ऑफ श्रीलंका. सो अगेन आप देख सकते हैं ही वॉज अ इंस्पायरिंग फिगर, जहाँ से आप ये देख सकते हैं कि सिलोनीज स्टूडेंट भी यहाँ से इंस्पायर होकर उन्होंने अपना नेशनल एंथम लिखा था. So besides all his literary achievements, he was also a philosopher and educationist who in 1921 established the Vishwa Bharati University, a university that challenged conventional education. Very important, जो conventional education आपको देखने को मिलती है ये इन्होंने reform करी थी and 1921 में establish किया है विश्व भारती University. Very very important. Right? So this was the contributions of Rabindranath Tagore. अगर हम अवार्ड्स की बात करते हैं तो ये हम पढ़ चुके हैं. 1913 में ही वॉज फर्स्ट नॉन यूरोपियन जिसको नोबल प्राइज मिला था इन लिटरेचर. सो आप देख सकते हैं ही वॉज द फर्स्ट नॉन यूरोपियन टू रिसीव द नोबल प्राइज. सो अगेन 1915 में क्योंकि इनको जॉर्ज V से क्या मिला था, नाइटहुड मिला था, लेकिन 1919 में जलियांवाला बाग मैसेकर होने के बाद इन्होंने अपना नाइटहुड रिटर्न कर दिया. सो आप देख सकते हैं इन 1915 he was awarded the knighthood by British King George V, but in 1919 he renounced it. Why? Because जलियांवाला बाग मैसेकर किया गया था किसके द्वारा? That is Britishers के द्वारा. Right? So these are the awards. Some of the quotes that you can use in the essay. It is again very important. कुछ जो quotes आपको अच्छे लगते हैं आप वो याद कर सकते हैं. So first quote is you can't cross the sea. ये हम पढ़ चुके हैं. ऐसे don't limit the child to your own learning, for he was born in another time. ऐसे if I can't make it through one door, I'll go through another door or I'll make a door. Again यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमें अपने efforts में ब्रेक नहीं लगनी चाहिए. अगर हमारे लिए भगवान ने एक डोर बंद किया है तो हम दूसरे डोर के लिए बने. अगर मेरे पास दूसरा डोर नहीं है I'll make one. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एफर्ट करने को कहा गया है. सो समथिंग टेरिफिक विल कम नो मैटर हाउ डार्क दी प्रेजेंट. सो जितना भी प्रेजेंट आपको डार्क दिखे लेकिन आपको एक स्कोप ऑफ लाइट हमेशा रहती है. राइट? सो फैक्ट्स आर मैनी बट द ट्रूथ इज वन. सो अगेन आप देख सकते हैं ट्रूथ ट्रायम्फ्स की अगर बात करते हैं तो बहुत सारे फैक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं बट ट्रूथ एक ही है. सो ये आप कोट्स देख सकते हैं बाय रविंद्रनाथ टैगोर. अब इनके रिलेटेड हम एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं. देखिए आपका क्वेश्चन यूपीएससी 2021 में पूछा गया था विद रेफरेंस टू मदनपल्ले ऑफ आंध्र प्रदेश व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. ए पिंगाली वेंकैया डिजाइन द ट्राई कलर इंडियन फ्लैग है. बी है पत्ताभी सीतारामैया लेड द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ आंध्र रीजन फ्रॉम है. सी है रविंद्रनाथ टैगोर ट्रांसलेटेड द नेशनल एंथम फ्रॉम बंगाली टू इंग्लिश है. Or is it D, that is Madame Blavatsky and Colonel Olcott set up headquarters of the Theosophical Society here. So देखिए अगेन आप देख सकते हैं अगर आपको एलिमिनेशन टेक्निक आती हो तो आप थोड़ा बहुत यहाँ पर जज कर सकते हैं. बट अगेन अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये एनसीईआरटी से लिया गया है. एनसीईआरटी में जो आपके फर्स्ट इनिशियल पेजेस होते हैं जहाँ पर एक्चुअली में आपका नेशनल एंथम लिखा जाता है तो उसके नीचे अगर आप देखेंगे बहुत छोटे छोटे वर्ड्स में बहुत छोटे छोटे स्क्रिप्ट्स में लिखा गया है कि ये जो वर्जन है ये एक्चुअली में बंगाली में था लेकिन इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कहाँ पर किया गया था, दैट इज मदनपल्ले ऑफ आंध्र प्रदेश. सो आपका आंसर यहाँ पर क्या बन जाता है, दैट इज सी. राइट? सो अगेन आप देख सकते हैं जो प्रोमिनेंस है रविंद्रनाथ टैगोर की इन द इंडियन नेशनल स्ट्रगल वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा क्रूशल भी है. राइट? सो दीज आर दी टू पर्सनैलिटीज़ आप देख सकते हैं जो कि हमारे नेशन के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रही हैं. राइट? सो दिस वॉज द टॉपिक. आई होप यू लाइक द सेशन. थैंक यू वेरी मच.